हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर टॉक शोज की श्रृंखला में। बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर हम आपसे बात करते हैं, मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, विद्वान हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। आज जो विद्वान हमारे साथ हैं, आ, उनसे आपका तारुफ पहले ही हो चुका है, लेकिन मैं फिर से तारुफ कराता हूं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं श्री विभूति नारायण राय जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। श्री राय साहब फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और बहुत बड़ा जाना माना नाम है। साहित्य के अंदर जो उनका नाम है वो एक तरह से देखा जाए तो लोगों को एक सुखद आश्चर्य देता है, और उनका लेखन जो है कहीं ना कहीं वो भी पुलिस की जो भूमिका रही है उनकी उसको भी दर्शाता है। सामाजिक ताने बाने में पुलिस की क्या भूमिका है उसको भी दर्शाता है। तो एक तरह से हम आज जिनसे बात कर रहे हैं वो एक कोमल मन एक साहित्यकार का भी है, और जिस दृढ़ता के साथ एक पुलिसमैन खास तौर से समाज के अंदर अनुशासन को लागू करता है वो भी जरूरी है। तो एक सामंजस्य हो जाता है, तो वही सामंजस्य है हमारे राय साहब के अंदर। राय साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। कीमती समय निकाला, आप हमारे साथ आए। बात होगी अफगानिस्तान पर। अब सरकार के जो बहुत सारे क्या कहते हैं कि पद अब डिक्लेयर कर दिए गए हैं, हालांकि बीच में बड़ी खींचातानी रहे। मुल्ला अखुंद अब प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं, और मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम जो है वो डेप्टी पीएम हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम सिराजुद्दीन हक्कानी होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर के नाम से आए हैं। हालांकि भारत में पढ़े लिखे ट्रेंड शेर मोहम्मद स्टैनक्साई जो हैं, जो आईएमए प्रोडक्ट रहे हैं, वो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। पहली टिप्पणी सर आपसे चाहूंगा, अभी जो इमर्जिंग लेटेस्ट सिचुएशन है इसके ऊपर आपका पहला विचार। देखिए, सब कुछ बहुत फ्लूइड है। जी सर। आपने शुरू में बहुत सही कहा कि अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कोई किसी कंक्लूजन पे जंप करने में। लेकिन अगर एक पंक्ति में कहना हो तो ये एक कट्टरपंथी सरकार है जो प्रो पाकिस्तान जिसका टिल्ट है, जी और ये पाकिस्तान की मदद से, वहाँ के आईएसआई की मदद से इसका शेप फाइनल हुआ है, ये हम कह सकते हैं। जी। इसमें सर सारी की सारी जो नई कैबिनेट इनकी आई है, सारे ही पश्तून नजर आ रहे हैं इसके अंदर। तो ना ताजिक नजर आ रहा है ढंग से देखा जाए, ना उज्बेक हैं, ना हजारा हैं, और महिलाएं तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक टेक्सचर तो निकल कर आ रहा है कि हाँ, ये सरकार भी ऐसा लगता है कि वो 1996 से कुछ ज्यादा अलग तो नजर आ नहीं रही है अपने टेक्सचर और कलर के अंदर सर। नहीं, आपने सही कहा। देखिए, 33 में से 3 सिर्फ हजारा और उज्बेक हैं। 2 उज्बेक हैं, 1 हजारा नहीं, मैं गलत कह गया, उज्बेक और ताजिक हैं। जी हजारा तो एक भी नहीं है। तो 33 में सिर्फ 3 अगर आपने नॉन पश्तूनों को रखा है, और औरतें एक भी नहीं है, एक जी पश्तून औरत भी नहीं है। जी तो ये अपने आप में एक इंडिकेट करता है कि आप दुनिया की परवाह नहीं करते। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि उन्हें उम्मीद है कि एक इंक्लूसिव सरकार बनेगी, एक समावेशी सरकार बनेगी, सरकार में सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वो उन्होंने बता दिया कि उनको दुनिया के मतलब पब्लिक ओपिनियन की चिंता नहीं है। वो जिस तरह की उनकी विचारधारा है, और जो लोग पिछले 20 साल से लड़ाई में उनके साथ रहे, वो उन्हीं को तवज्जो देंगे। उन्होंने वैसी ही सरकार बनाई। जी इस सरकार को लेके देखिए, अगर मोटे-मोटे उसमें कहा जाए, तो ये कहा जाएगा कि ये तालिबान के की कट्टरवादी जो तालिबान का जो कट्टरपंथी धड़ा था उसकी जीत है। उसने सारे अपने मंत्री बनाए हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसे पाकिस्तान का सीधा पाकिस्तान की तरफ टिल्ट भी है, पाकिस्तान की निर्मित भी लगता है। ये जो कैबिनेट अनाउंस हुई है, हालांकि इसे भी अभी एडहॉक कह रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और आप देखिए, ये कैसे, क्यों ये पिछले 3 हफ्ते से ये लिम्बो में था। ये पता चल रहा था कि डिस्कशंस हो रहे हैं, ये आप बताएंगे तब बताएंगे। अचानक क्या हुआ कि इन्होंने एक दिन परसों रात में इकट्ठे होकर के और ये अनाउंस कर दिया। ये मुझे लगता है कि 2 प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक तो बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पे आ गई, 1000 के आसपास संख्या, जो टोलो न्यूज अभी तक आप खुशकिस्मती है जी कि अभी तक जी वो जिंदा है। जी और बीबीसी दोनों ने, अल जजीरा ने भी यही दिखाया। हालांकि जी जो पाकिस्तानी मीडिया पे मैं देख रहा था, तो वो तो उसे अंडर एस्टिमेट करके
और ये 300 200 इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन जो बाकी सब 1000 तक कह रहे थे, और वो विजुअल्स भी दिखाई दे रहे थे। जी ये लोग बाहर निकल आए, पाकिस्तानी एम्बेसी पे चले गए, सड़कों पे निकल आए, और बावजूद इसके कि तालिबानों ने उन्हें धमकाने की कोशिश की, वो जी बंदूक के सामने खड़े हो गए। एक तो ये घटना हुई जिससे मुझे लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा तेज हुआ। दूसरे, ईरान ने एक मजबूत स्टैंड लिया जो दुनिया में अभी कोई जी नहीं ले पा जी रहा था, जी जी जबकि ईरान तो एक तरह से इनका समर्थन कर रहा है इस समय तालिबानों का। जी सर। और उम्मीद है कि जिन 3-4 मुल्कों को बुलाया जाएगा जब इनकी स्वेरिंग इन होगी, उनमें ईरान भी होगा। जी सर। लेकिन जिस तरह से नॉर्दर्न अलायंस में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंटरवीन किया और पंजशीर को जीतने में तालिबानों की मदद की, उससे जी ईरान आहत है। देखिए, पंजशीर में ज्यादातर शिया बहुल इलाका है पंजशीर, जी और ईरान ने तब भी इसका सपोर्ट किया था जब पिछली बार सोवियत रूस ने इंटरवीन किया था, और उसके बाद अमेरिका सपोर्टेड मुजाहिद आए और उन्होंने फिर तालिबान आए। उस समय भी पंजशीर का सपोर्ट किया था ईरान ने, जी और पंजशीर ने सरेंडर नहीं किया था पिछली तालिबानी हुकूमत के सामने। तो इसलिए ईरान का भी हस्तक्षेप अपने आप में बड़ा मायने खेज है। तो जी मैं समझता हूँ कि ये दो घटनाएं हुई जिनसे थोड़ा तेज इन्होंने जल्दी फैसला किया, और इसको फैसिलिटेट किया आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ने, जो वहां गए। फैज हमीद। हाँ, जनरल फैज हमीद ने। और एक पाकिस्तानी अखबार में तो बड़ा इंटरेस्टिंग छपा था कि साहब उन्होंने बैठा के कहा कि कागज कलम लाओ, और जी कागज कलम लेकर के उनके नाम हम लिखने शुरू किए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। जी ये हो सकता है थोड़ा एग्जैजरेटेड हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फैज हमीद के हस्तक्षेप से ही ये पॉसिबल हुआ। और जी इसीलिए देखिए, सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके ऊपर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा है $50 लाख का, जो एक अंतर्राष्ट्रीय, जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित, आतंकवादी है। उसे इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। तो वही भारत तो के बात है। लिए चिंता की बात इसलिए भी है कि भारत, देखिए, ये इसमें कोई छिपा नहीं है, जो पिछली अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी थी एनडीएस, वो भारत परस्त, क्या भारत की तरफ टिल्टेड थी कह सकते हैं आप, और बहुत सारे असेट्स उसकी मदद से भारत ने वहाँ क्रिएट किए। अब जाहिर है कि ये जब इंटीरियर मिनिस्टर होंगे हक्कानी, तो वहाँ की इंटेलिजेंस की एजेंसियां और लोकल पुलिस भी इनके अंडर में होगी, तो हमारे वो सारे एसेट्स जो थे वो खतरे में पड़ गए। तो जी बहरहाल ये एक आईएसआई का इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ये परसों फैसला हो पाया। एक नाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, उसका काफी चर्चा थी देखा जाए तो। मुल्ला बरादर, जिसकी बात हो रही थी कि वो टॉप पे रहेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन मुल्ला बरादर का एक तरह से नाम नीचे खिसका के उनको एक डेप्यूटी पीएम बनाना मुल्ला अब्दुल सलाम के साथ में, ये थोड़ा हैरान करता है कि कहीं लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ है जहां पे शायद आईएसआई ने अपने पत्ते खेलकर लोगों को ऊपर नीचे किया है, या फिर हो सकता है कि आईएसआई ये सोचती होगी कि मेरा भला किसमें है तो मैं उनको अपने मोहरों को पहले इंस्टॉल करूं, क्योंकि मुल्ला खुद का नाम पीएम की रेस में था नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। ये आपको क्या लगता है कि आखिर मोमेंट पे कमरे में घटा क्या है जहां पे मुल्ला बरादर जैसा आदमी डेप्यूटी पीएम पे आ जाता है सर? देखिए, मुल्ला बरादर उनका पब्लिक फेस था। आपको पता ही है, आपके श्रोताओं को पता होगा कि मुल्ला बरादर लगभग 8 साल तक पाकिस्तानी जेल में रहा, बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उसे अमेरिका को नहीं सौंपने दिया, यानी अमेरिका का उसमें बड़ा दबाव था कि इसे अमेरिका को सौंप दिया जाए। वहां तक तो वो कामयाब रहे कि उन्होंने इसे सौंपा नहीं। इसे मजेदार बात है कि मुल्ला बरादर को जेल से निकलवाने में पिछले अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और जी जो अमेरिका के जो वार्ताकार थे, जी उनका दोनों का ये हाथ था। दोनों ये मान के चल रहे थे कि मुल्ला बरादर ही जो फाउंडर्स में से था तालिबान के, जी वो तालिबान को इकट्ठा कर सकता है बातचीत के मेज पर। और मुल्ला बरादर ने अपना रोल अदा किया। मुल्ला बरादर एक पब्लिक फेस था, और दुनिया भर में वो कॉन्टेक्ट्स में आया था, दुनिया भर की लीडरशिप के। लेकिन एक जी बात हमें याद रखना चाहिए कि ये बड़ा सीक्रेटिव किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान। जी जैसे अखुंदजादा जो चीफ है, लगभग उसी तरह जैसे मुल्ला उमर था, उसे किसी ने देखा नहीं था, कहते थे कि उसकी एक ही दो तस्वीरें दुनिया भर में उपलब्ध हैं,
जी वो किसी से मिलता नहीं था, रिक्लूस था, केवल धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में लगा रहता था। जी ये जो हुसैन आखुंद है, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि साहब ये ज्यादा आध्यात्मिक चीजों में ही रहता है। लेकिन ये भी सही है कि ये पिछले सरकार में मंत्री था, जी पिछले सरकार में मंत्री था। और अगर आपको याद होगा कि जो बामियान का बुद्धा जब तोड़ा गया, जी बामियान जी के जी बुद्धा उसका की, तो उस समय ये फेस था इनका, बिल्कुल। सार्वजनिक चेहरा था जो बयान देता था और ये जस्टिफाई करता था, नहीं नहीं बुतों की कोई जगह नहीं है एक इस्लामी अमीरात में। इसलिए वो पूरी दुनिया ने वो रिक्वेस्ट की थी। आप सोचिए, यहाँ तक पाकिस्तान तक ने ये दबाव डालने की कोशिश की थी कि वो बामियान के बुद्ध को छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ये ऐसा भी नहीं था कि ये मुल्ला बिरादर से इसकी कम हैसियत रही हो, क्योंकि ये भी को फाउंडर्स में से है। जी और तो उनकी एक शूरा है, रहबरी शूरा जिसे कहते हैं, जो टॉप लीडरशिप, जैसे आप पॉलिट ब्यूरो कह लीजिए किसी कम्युनिस्ट पार्टी क्वेटा में, शूरा भी कहते हैं उसको। क्वेटा शूरा कहते हैं, जो जी फैसले करती थी, जी उसमें यही प्रिसाइड करता था। मुल्ला जी उमर के मरने के बाद ये प्रिसाइड तो ऐसा भी नहीं था, लेकिन ये पब्लिक फेस नहीं था, बहुत वोकल नहीं था, मुल्ला बरादर की तरह इसे हम लोग पहचानते नहीं थे। लेकिन ये ज्यादा कट्टर और ज्यादा सख्त किस्म का इस्लामिस्ट है। और जाहिर है कि आईएसआई को ये इसलिए भी पसंद होगा क्योंकि ये सारे के सारे जितने रहबरी शूबा वाले हैं, आपने जैसे कहा कोयटा शूरा, ये सब पाकिस्तान में इनका परिवार रहता है। कोयटा से लेके पेशावर तक की जी जी पूरे इलाके इनके पनाहगाह हैं। जी और ये उनके सीधे संपर्क में है आईएसआई के। जी तो कुल मिलाकर के इसका आना भी एक इंडिकेशन है, एक इशारा है कि ये ज्यादा सख्त होंगे, ज्यादा कट्टर होंगे और प्रो पाकिस्तान होंगे। सर कुछ स्ट्रे स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, हो सकता है पाकिस्तान की शह पे हो, क्योंकि अब हक्कानी ग्रुप और ये तालिबान तो सरकार में आ गए हैं, तो अब वो ऐसे स्टेटमेंट दे नहीं सकते जो इंडिया के ओपनली खिलाफ जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट्स अब एक डेड अलकायदा की ओर से आने शुरू हो गए हैं भारत के लिए। और साथ में आईसिस यानी कि आईएसकेपी जो खुरासान ग्रुप है, उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए हैं। ये क्या पाकिस्तान इनको दोबारा से एक बैक चैनल के रूप में, टेररिस्ट फोर्स के रूप में फिर से एनकरेज कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान का तो हमेशा ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, अगर जी कश्मीर को फिर से रिवाइव कर सके और फिर से आग लगा सके कश्मीर में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो बहुत खुश होगा। जी लेकिन स्थितियां अब बदल गई हैं। मैं कश्मीर में 93-94 में था। मुझे जी अभी तक याद है कि उस समय बॉर्डर बहुत पोरस हुआ करता था। जी और अब ये पिछले 20-25 सालों में, अब तो लगभग 30 साल करीब करीब हो गए, 30 सालों में हमने काफी हद तक बॉर्डर को डोमिनेट कर दिया है। जी जो इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की प्रेजेंस है, वो इतनी हो गई है कि अब इन्फिल्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन जी इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गया। तो आप ये उस तरह तो नहीं कर सकते जैसे उस जमाने में करते थे कि दुनिया भर के जो जंगजू थे, दुनिया भर के जिहादी थे, उन्हें जैसे ही अफगानिस्तान में वो खाली हुए, जब इनकी 5 साल सरकार रही तालिबान की और उन्हें जरूरत नहीं थी अफगानिस्तान में, तो वैसे ही उनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और इधर स्ट्रीम कर दिया। अब वो नहीं कर पाएंगे, अगर चाहे भी तो इन्फिल्ट्रेशन उतना आसान नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि वो सिर्फ हथियार से तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। जो बिल्कुल। धार्मिक कट्टरता की लड़ाई है, वो विचारधारा से भी लड़ी जाती है। तो जी अल कायदा, ये जो तालिबान है, ये तो अल कायदा से का भेद कर चुके हैं। ये अल कायदा ओपनली अब नहीं कह रहे, क्योंकि अमेरिका फिर इन्हें पीटेगा अगर इन्होंने कहीं अल कायदा की बात शुरू की, तो अमेरिका से इन्हें डर है। जी तो लेकिन ये अल कायदा कहीं ना कहीं इनके दिलों में जिंदा है। तो ये धार्मिक कट्टरता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दुर्भाग्य से जो हमारे यहाँ का हिंदुत्व है, वो भी इस बात को नहीं समझ पाता कि ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इसका मुकाबला कट्टर हिंदुत्व से नहीं हो सकता। जी 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 तो जी इसको जी आप अगर सोशल मीडिया को ध्यान से देखें, तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मतलब हमारे बिल्कुल। यहाँ के बहुत सारे जो जैसे शिद्दत पसंद मुसलमान कह लीजिए, या जिन्हें ये कह लीजिए, जो समझ नहीं रहे हैं कि ये उन्हीं के लिए नुकसानदेह है, वो वेलकम कर रहे हैं तालिबान जी के की जीत का जश्न मना रहे हैं। जी और उनके बरक्स लगभग उतने ही या उससे ज्यादा जो हिंदू फैनेटिक्स हैं, वो तालिबान की विजय को एक तरह से पॉलिटिकल इस्लाम की विजय मान करके, और ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को भी उसी तरह कट्टर होकर इनका मुकाबला करना चाहिए।
मैं समझता हूँ कि ये अलकायदा की बहुत बड़ी जीत होगी। अगर हमने ये जो बिल्कुल। हिंदुओं की कट्टरता इसको बढ़ने दिया, तो फिर तो कुछ और करने की जरूरत नहीं, फिर तो अलकायदा की हैंड्स डाउन जीत होगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो भगवान बुद्ध, महावीर और गांधी की तो प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी फिर तो, देखा जाए तो उस हिसाब से तो। जी जी एक छोटा लास्ट मुद्दा उठाऊंगा क्योंकि सिचुएशन फ्लूइड है, पता नहीं कल सुबह क्या हो और कल शाम को क्या हो। जी जी सीआईए की और रशिया की चेतावनियां आई हैं भारत के लिए, और बहुत गंभीरता के साथ आई हैं। और इस समय रशिया के तो जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो भी भारत में हैं, और डोवाल साहब से भी उनकी मुलाकात हो रही है। आप इन चेतावनियों को, जो कि सीआईए से भी आई हैं और रशिया से भी आ रही हैं साइमल्टेनियसली, इनको सर आप किस रूप में देख रहे हैं, इनकी देखिए, गंभीरता कितनी है? इन्हें 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 बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके नेक्स्ट डोर टारगेट है। जी। उनका एक बड़ा टारगेट हो सकता है फिलिस्तीन और इसराइल की जो सरजमीन है, वहां पर वो एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। वहां है भी एक्टिव, चलिए, जी। लेकिन वो तो तब भी दूर है अफगानिस्तान से, ये तो एकदम उनके पड़ोस में है। और आईएसआई की जितनी दिलचस्पी फिलिस्तीन में हो सकती है, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में हो सकती है, उससे कई गुना ज्यादा दिलचस्पी भारत के खिलाफ और कश्मीर में हो सकती है। तो इन चेतावनियों को बड़े सीरियसली लेना चाहिए। भारत सरकार को अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स भी बड़े सावधानी से खेलने चाहिए। जी। बहुत बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा है। तालिबान आ गए हैं, अब आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्हें एंगेज भी करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कभी भी, और जैसे ही इन्हें पहला मौका मिलेगा, और जब हम बात कर रहे होता है उस समय भी वो सक्रिय हों, तो वो कश्मीर के बारे में सोच रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। दर्शक मित्रों, ये थे विचार, बेबाक विचार श्री राय साहब के, और जो पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, साहित्यकार तो हैं ही, और साथ में यूनिवर्सिटीज के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो उन्हें शिक्षा और क्या कहते हैं ना, डिसिप्लिन, दोनों के साथ एक सामंजस्य उनका बना हुआ था। तो सर, जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहिए? देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का आना हमारे लिए सिर्फ इसलिए खतरे की घंटी नहीं है कि वो एक सशस्त्र और एक उग्रवादी संगठन है। इसलिए भी खतरे की घंटी है कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग एक दूसरे तरह का तालिबानाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं और हिंदुओं को तालिबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे भी सावधान रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हम पूरी तरह से इससे सहमत हैं कि अल्टीमेटली नफरत का जवाब नफरत नहीं हुआ करती है, वो प्रेम ही होता है, और प्रेम से ही बदलाव लाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दर्शक मित्रों आपसे विदा, और हम विभूति नारायण राय जी से उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए। दर्शकों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ, जाइएगा नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।